4 जून 2015 मणिपुर के चंदेल जिले में सूरज की पहली किरणों के साथ हर रोज की तरह सब कुछ शांत और सामान्य लग रहा था। 6 डोगरा रेजिमेंट की एक टुकड़ी का काफिला अपनी रूटीन रोड ओपनिंग पेट्रोल ड्यूटी पर जा रहा था। काफिले के भीतर माहौल हल्का और खुशमिजाज था। कोई सैनिक गाने गुनगुना रहा था, कोई पुराने किस्सों पर हंस रहा था और कोई जवान चुपचाप अपने घर और परिवार के ख्यालों में डूबा हुआ था। ये उनके लिए एक रूटीन मूवमेंट थी और ऐसा वो पहले भी सैकड़ों बार कर चुके थे, लेकिन उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ठीक उसी वक्त पास की पहाड़ियों और घनी झाड़ियों के पीछे नकाबपोश उग्रवादी पूरी प्लानिंग के साथ घात लगाकर बैठे हुए थे और कुछ ही पलों में ये शांत सुबह भारत पर हुए सबसे घातक अटैक्स में से एक में बदलने वाली थी। झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच इंसर्जेंट्स ग्रुप NSCN-K के दर्जनों उग्रवादी चेहरों पर नकाब बांधे और हाथों में घातक ऑटोमेटिक वेपन्स लिए घात लगाए बैठे थे। वो पूरी तरह से टैक्टिकल एडवांटेज की स्थिति में थे और इंडियन आर्मी की हर मूवमेंट को बड़ी बारीकी से मॉनिटर कर रहे थे। जैसे ही भारतीय सेना का काफिला तेंगनोपाल न्यू समताल रोड के एक सुनसान मोड़ पर पहुंचता है, ठीक सुबह 8:15 पर एक जोरदार IED ब्लास्ट होता है। इस धमाके में सबसे आगे चल रहा आर्मी ट्रक पलक झपकते ही आग का गोला बन जाता है। इससे पहले कि पीछे के ट्रकों में बैठे जवान कुछ समझ पाते, NSCN-K के मिलिटेंट्स चारों तरफ से रॉकेट लॉन्चर से गोले दागने और ऑटोमेटिक गन से अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। वो इलाका जो कुछ देर पहले तक स्वर्ग जैसा सुंदर था, वही अब काले धुएं और चीख पुकार के साथ नर्क में बदल चुका था। सड़क खराब होने की वजह से पीछे वाले ट्रकों को रिवर्स लेने या आगे निकलने का कोई मौका नहीं मिल पाता है। मिलिटेंट्स ने पहाड़ियों की ऊंचाई का फायदा उठाते हुए जवानों को किल जोन में फंसा लिया था और वो भारतीय जवानों पर एक साथ हमला कर रहे थे। सिचुएशन बिल्कुल अगेंस्ट में होने के बावजूद भारतीय सैनिक जवाबी फायरिंग शुरू कर देते हैं। जवानों की जवाबी फायरिंग से एक मिलिटेंट तुरंत ढेर हो जाता है और बाकी के मिलिटेंट्स दुम दबाकर भाग निकलते हैं और घने जंगलों से होते हुए इंडो म्यांमार बॉर्डर पार कर म्यांमार के अपने सुरक्षित ठिकानों में जा छिपते हैं। लेकिन उनके इस कायराना हमले से भारत के 18 जवान शहीद हो गए और 15 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। ये नॉर्थ ईस्ट में पिछले 30 सालों में भारतीय सेना के जवानों पर हुआ अब तक का सबसे घातक हमला था, जिसमें एक ही दिन में इतने जवान शहीद हुए थे। इस हमले की खबर जैसे ही दिल्ली पहुंची, पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर इस हमले के बाद की तस्वीरों ने जनता के आक्रोश को चरम पर पहुंचा दिया। भारत में इस हमले का इस कदर गुस्सा था कि भारत इसके जवाब में वो करने वाला था जिसने भारत की पुरानी डिफेंसिव अप्रोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया। भारतीय सेना इस बार दुश्मनों के घर में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतारने वाली थी और अपने 18 शहीद जवानों की शहादत का बदला लेने वाली थी। ये कहानी है ऑपरेशन हॉट परसूट की, जो आने वाले सालों में पूरी सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसी कड़ी कार्रवाइयों की बुनियाद बना। मणिपुर में आज सेना के काफिले पर हुआ हमला। 18 army personnel killed in Manipur yesterday after their convoy was ambushed. A host of military organizations have actually claimed responsibility for this at the moment. A rare cross-border retaliation by the Indian military in Myanmar to avenge what happened to our soldiers in Manipur. हमें विश्वसनीय और विशेष सूचना मिली कि हमारी सीमा के अंदर कुछ और हमलों की साजिश हो रही है। इस पक्की खबर के आधार पर सेना ने इस योजनाबद्ध हमले के विरुद्ध कार्रवाई की। भारत ने ऑपरेशन हॉट परसूट के तहत 4 जून 2015 के इस हमले का जवाब कैसे दिया, ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आखिर इंसर्जेंट्स ग्रुप NSCN-K ने भारतीय जवानों के काफिले पर यह हमला किया ही क्यों। दरअसल भारत का नॉर्थ ईस्ट रीजन हमेशा से एक सेंसिटिव एंड कॉम्प्लिकेटेड एरिया रहा है। ये रीजन चीन, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे देशों से लॉन्ग बॉर्डर्स शेयर करता है। इस इलाके की ज्योग्राफी, घने जंगल, ऊंची पहाड़ियों और डिफिकल्ट टेरेन ने इसको दशकों से इंसर्जेंसी का हॉटस्पॉट बनाए रखा। यहाँ कई एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जिनमें नागा, मिजो, मैतेई शामिल है और इनमें से कई ग्रुप्स लंबे समय से ऑटोनॉमी या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करते आ रहे थे। अपनी इन्हीं मांगों को लेकर ये ग्रुप्स इंडिया म्यांमार के अनसिक्योर्ड बॉर्डर्स को आसानी से पार करके भारतीय सीमा में गोरिल्ला अटैक करते और वापस म्यांमार में छिप जाते, जहां भारतीय फोर्सेस आसानी से नहीं पहुंच पाती थी। इंडो म्यांमार बॉर्डर 1643 किलोमीटर लंबा है और फ्री मूवमेंट अग्रीमेंट की वजह से इंसर्जेंट्स 16 किलोमीटर तक बिना वीजा के आ जा सकते थे। इन ग्रुप्स को हथियारों और ट्रेनिंग के रूप में विदेशी सपोर्ट भी मिल रहा था। इन्हीं में से एक ग्रुप NSCN यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड था, जिसकी शुरुआत
1980 में हुई थी। इस ग्रुप को आइसेक चिशीस्वू, थुइंगालिंग मुइवा और एसएस खापलांग ने मिलकर बनाया था। ये ग्रुप नागा लोगों के लिए एक इंडिपेंडेंट नागालैंड बनाना चाहता था, जिसमें वो नागालैंड के अलावा मणिपुर, असम, अरुणाचल और म्यांमार के कुछ हिस्से शामिल करना चाहता था। लेकिन 1988 में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण एनएससीएन दो गुटों में बंट गया। दोनों में से एक NSCN-IM बना, जिसकी कमान आइसेक चिशीस्वू, थुइंगालिंग मुइवा के हाथों में थी, और दूसरा ग्रुप NSCN-K बना, जिसकी कमान एसएस खापलांग के हाथों में थी। खापलांग का गुट मेनली म्यांमार से अपने ऑपरेशंस चला रहा था, क्योंकि एसएस खापलांग खुद म्यांमार के हेमी नागा कम्युनिटी से बिलोंग करता था। NSCN-K के ग्रुप में म्यांमार के साथ साथ इंडिया के उग्रवादी भी शामिल थे। NSCN-K भारत की धरती पर मौजूद नागाओं को अपने पाले में लेकर इंसर्जेंसी को बढ़ावा देता था, लेकिन साथ ही ये ग्रुप बॉर्डर एरिया में मौजूद गांव वालों से लूटपाट भी करता था, और गांव के लोग इस ग्रुप के आतंक से परेशान थे। NSCN-K ने कई सालों तक भारतीय सेना पर उग्रवादी हमले किए, और जवाब में भारतीय सेना ने भी सीमा में रहते हुए NSCN-K के कई मिलिटेंट्स को ढेर किया। लेकिन 2001 में एक बड़ा बदलाव आया और NSCN-K ने भारत सरकार के साथ सीजफायर एग्रीमेंट साइन कर लिया। इसका मकसद हिंसा रोककर बातचीत का रास्ता खोलना था। NSCN-IM ने भी इससे पहले 1997 में भारत सरकार के साथ सीजफायर एग्रीमेंट साइन किया था, और सरकार के साथ उनकी लंबी बातचीत चल रही थी। लेकिन NSCN-K के साथ बातचीत कभी ठोस रूप नहीं ले पाई। खापलांग गुट को लगता था कि सरकार केवल NSCN-IM को तवज्जो दे रही है। इसके बाद ये सीजफायर किसी तरह करीब 14 साल तक तो चला, लेकिन मार्च 2015 में एसएस खापलांग ने इस सीजफायर को तोड़ दिया। इसके तुरंत बाद अप्रैल 2015 में NSCN-K ने 8 और इंसर्जेंट्स ग्रुप के साथ मिलकर एक नया अलायंस बनाया, जिसे यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ वेस्टर्न साउथ ईस्ट एशिया UNLFW के नाम से जाना गया। इसमें नॉर्थ ईस्ट के कई और इंसर्जेंट्स ग्रुप शामिल थे, और इसका चेयरमैन खुद एसएस खापलांग बना। म्यांमार में इन ग्रुप्स के करीब 60 कैंप्स थे, जहां वो ट्रेनिंग लेते और प्लानिंग करते। इसके बाद NSCN-K ने अपने इस नए यूनाइटेड ग्रुप UNLFW के जरिए 2015 में पहले अप्रैल और फिर मई में नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना पर हमला किया। इन दोनों हमलों में कुल 11 भारतीय जवान शहीद हो गए। लेकिन NSCN-K यही नहीं रुका, और उसने मणिपुर के चंदेल में 4 जून 2015 को 6 डोगरा रेजिमेंट के एक काफिले पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें 18 भारतीय सैनिकों की जान चली गई। 4 जून 2015 को हुआ ये हमला पिछले 3 दशकों में नॉर्थ ईस्ट में सेना पर हुआ सबसे बड़ा और घातक हमला था। 3 महीनों में लगातार इन 3 हमलों से भारत का सब्र अब जवाब दे चुका था। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत एक हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर मनोहर पर्रिकर, होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग मौजूद थे। इस मीटिंग के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसीज की डिटेल्ड रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि इस हमले के पीछे NSCN-K और उसके साथी गुटों का हाथ था। उनके ट्रेनिंग कैंप्स म्यांमार में थे, और चंदेल हमले में इस्तेमाल हुए हथियार मुख्य रूप से चीन से सप्लाई किए गए थे, जिससे साफ था कि इन इंसर्जेंट्स को भारी सपोर्ट भी मिल रहा था। भारत तुरंत सैन्य कार्रवाई करना चाहता था, लेकिन भारत के सामने उस वक्त सबसे बड़ी रुकावट अपनी ही दशकों पुरानी पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट थी। सालों से भारत की नीति थी कि वो किसी भी उकसावे के बावजूद इंटरनेशनल प्रेशर और डिप्लोमेटिक इमेज के कारण सीमा पार मिलिट्री एक्शन लेने से बचता था। इस मीटिंग में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि इंसर्जेंट्स इसी संयम को भारत की कमजोरी समझने लगे हैं। उग्रवादियों को लगता था कि हमला करने के बाद अगर वो बॉर्डर पार कर गए तो इंडियन आर्मी उन्हें छुएगी भी नहीं। उनके इसी साइकोलॉजिकल एडवांटेज को खत्म करने के लिए भारत फैसला लेता है कि इस बार भारत के खिलाफ साजिश करने वालों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा, चाहे दुश्मन सीमा के उस पार ही क्यों ना हो, उसे उसके घर में घुस के मारा जाएगा। मिलिट्री ऑपरेशन के लिए सबसे पहले एयर स्ट्राइक का ऑप्शन सामने आया। प्लान था कि सुखोई और MiG-29 फाइटर जेट से म्यांमार में मौजूद उग्रवादियों के कैंप्स पर बॉम्बिंग करके उन्हें तबाह किया जाए, लेकिन सीमा के उन इलाकों में जहां इंसर्जेंट्स छिपे थे वहां आम नागरिकों के होने की वजह से कोलैटरल डैमेज हो सकता था। इसलिए बहुत सोच विचार के बाद 7 जून को भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना को एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की मंजूरी दी गई, जिसका कोड नेम ऑपरेशन हॉट परसूट दिया गया।
इस मिशन को पूरा करने के लिए ऐसे जवानों की जरूरत थी जो किसी भी हालात में खुद को ढालकर दुश्मन के घर में घुसकर उसको नेस्तनाबूद कर सके। इतने मुश्किल काम के लिए भारतीय सेना की सबसे घातक और एलीट यूनिट 21 पैरा स्पेशल फोर्सेस को चुना गया। 21 पैरा एसएफ को जंगल वॉरफेयर और सीक्रेट ऑपरेशंस का स्पेशलिस्ट माना जाता है। ये यूनिट लगभग पिछले 20 साल से नॉर्थ ईस्ट में डिप्लॉयड थी और इसे इंसर्जेंसी से प्रभावित सभी क्रिटिकल एरियाज में स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया था। साथ ही ये ईस्टर्न कमांड की एलीट क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर काम करती थी। इस बटालियन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसका लोकल इन्फॉर्मर्स का सॉलिड नेटवर्क था, क्योंकि इसमें ज्यादातर ऑफिसर्स और जवान खुद नॉर्थ ईस्ट के ही थे, जिन्हें लोकल लैंग्वेज, कल्चर और टेरेन की परफेक्ट नॉलेज थी। इस यूनिट का प्रतीक वाघ नख है, जो कि मराठा साम्राज्य की शान, छत्रपति शिवाजी महाराज का पसंदीदा हथियार और भारत के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक रहा है। इस ऑपरेशन के लिए 21 पैरा एसएफ के 70 बेहतरीन ट्रेन्ड कमांडोज को चुना गया और इन्हें लीड करने की जिम्मेदारी मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर संजेनबम को सौंपी गई, जिन्हें तब आइडेंटिटी छुपाने के लिए ऑस्कर डेल्टा नाम दिया गया था। ऑपरेशन की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इनमें से कुछ हाई स्किल्ड जवानों को दिल्ली एयरपोर्ट से ही वापस बुला लिया गया था, जो अफ्रीका के साउथ सुडान में चल रहे यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे। इस तरह ऑपरेशन के लिए 70 बेहतरीन कमांडोज की एक ऐसी स्पेशलाइज्ड टीम तैयार हो गई जिसका हर जवान पलक झपकते ही दुश्मनों को धूल चटा सकता था। इसके बाद अब सर्जिकल स्ट्राइक के लिए एक परफेक्ट प्लानिंग की जरूरत थी। तय हुआ कि पूरे हमले के दौरान डिसेप्शन स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल किया जाएगा। कमांडोज को ऑपरेशन के दौरान उनकी पहचान छिपाने के लिए स्पेशल फोर्सेस की ड्रेस के बजाय 12 बिहार बटालियन की सामान्य इन्फेंट्री यूनिफॉर्म पहनने को दी गई, जो यहाँ के बॉर्डर पर डिप्लॉयड रहती है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अगर सीमा के पास कोई उन्हें देख भी ले तो उसे लगे कि ये सामान्य गश्त पर निकले सैनिक है। कमांडोज को लेटेस्ट असॉल्ट राइफल्स, ग्रेनेड लॉन्चर्स, नाइट विजन गॉगल्स, जीपीएस और हाई सिक्योरिटी कम्युनिकेशन सेट्स दिए गए। सेना का मुख्य उद्देश्य न केवल उन इंसर्जेंट्स को खत्म करना था जिन्होंने हमला किया था, बल्कि उनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करना भी था। इस बीच भारतीय सेना की खुफिया विंग ने दिन रात एक करके इंसर्जेंट्स के ठिकानों की सटीक जीपीएस लोकेशंस भी निकाल ली थी। इंटेलिजेंस जुटाने के लिए मल्टी लेयर्ड अप्रोच अपनाई गई, जिसमें सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन्स की निगरानी, सिग्नल इंटरसेप्ट्स और जमीनी स्तर पर लोकल सोर्सेज से मिली जानकारी शामिल थी। इंटेलिजेंस इनपुट्स के बेसिस पर NSCN-K के 2 बड़े कैंप्स को आइडेंटिफाई किया गया, जो इंडो म्यांमार बॉर्डर से करीब 8 किलोमीटर अंदर म्यांमार में थे। ये इंसर्जेंट्स के मेन ट्रेनिंग सेंटर्स थे, जहां नए लड़ाकों को एडवांस वेपन्स चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। दोनों कैंप्स की स्ट्रक्चर लगभग एक जैसी थी और इनके 10 किलोमीटर रेडियस में NSCN-K के एसोसिएटेड ग्रुप्स के कैंप्स भी मौजूद थे। आसपास सिविलियंस भी रहते थे, इसलिए कमांडोज को निर्देश दिए गए कि दुश्मन के हर खतरे को भांपना है, लेकिन किसी भी सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। 7 जून 2015 को 21 पैरा एसएफ के 70 कमांडोज अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर रेगुलर ट्रूप्स की आर्मी ट्रक्स में सवार होकर इंडो म्यांमार बॉर्डर की ओर निकल पड़ते हैं। वो ट्रक्स के जरिए बॉर्डर से कई किलोमीटर पहले मौजूद फिक्स स्टेजिंग लोकेशन पर पहुंचते हैं, जो इस पूरे ऑपरेशन का लॉन्च पैड होने वाला था। इसके बाद जैसे ही आधी रात का समय होता है, चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। आसपास के गांवों में लोग गहरी नींद सो जाते हैं और जंगल के सन्नाटे में सिर्फ कीड़ों और कभी कभी दूर से आती हवा की सरसराहट सुनाई देती है। ठीक उसी समय भारतीय कमांडोज पैदल ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। 70 जवानों की ये टीम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है। दोनों टीम्स को पहले रात के संधेरे में कई किलोमीटर तक पैदल चलकर जंगलों को पार कर इंडो म्यांमार बॉर्डर तक पहुंचना था और उसके बाद उन्हें बॉर्डर क्रॉस कर पैदल ही दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचना था। ये रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि इसमें हर कदम पर जान जाने का खतरा मंडरा रहा था। जवानों को कई किलोमीटर का ये डिफिकल्ट ट्रैक भारी भरकम गियर्स, हथियार, गोला बारूद, राशन और अन्य जरूरी सामान के साथ पैदल ही तय करना था। ऊपर से ये जंगल इतना घना था कि दिन में भी अंधेरा सा रहता था और रात में तो नाइट विजन गॉगल्स के बिना कुछ देखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कमांडोज चुपचाप बिना कोई आवाज किए सिग्नल से एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि पसीना लगातार बह रहा था, कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था।
जंगल के अंदर कटीली झाड़ियां शरीर को खरोच रही थी और जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू हर तरफ थे। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भारतीय सेना के इन जवानों का हौसला चट्टान की तरह अडिग था। ये जवान देश की सुरक्षा और अपने साथियों की मौत के बदले के लिए किसी भी तूफान से टकराने को तैयार थे। वो ये बात अच्छे से जानते थे कि जरा सी भी अनयूजुअल हलचल से पूरा मिशन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए वो घने जंगलों, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों और कीचड़ भरी पगडंडियों से होते हुए बहुत सावधानी से इंटरनेशनल बॉर्डर को पार कर जाते हैं। अब तक जवान रेडियो कम्युनिकेशन के जरिए कंट्रोल रूम से जुड़े हुए थे, लेकिन अब दूसरे देश में रेडियो कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना जोखिम भरा था, इसलिए इसको बंद कर दिया जाता है। अब जवानों को अपनी सूचना देने के लिए कुछ घंटों में केवल एक बीप का सिग्नल भेजना था। ये सिग्नल सीधे तब के GOC ऑफ 3 कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को मिलता था, जिससे उन्हें पता चलता रहता कि सब कुछ ठीक है। कमांडोज म्यांमार के जंगल में काफी गहराई तक आगे बढ़ चुके थे कि तभी अचानक उन्हें कुछ हलचल नजर आती है। आगे चल रहा स्काउट सिग्नल देता है कि आगे कुछ लोग नजर आ रहे हैं। कमांडोज तुरंत अलर्ट हो जाते हैं और छिपकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहां उन्हें कुछ बर्मीज हंटर्स का ग्रुप मिलता है जो जंगल में शिकार की तलाश कर रहे थे। हथियारों से लैस इतने सारे सैनिकों को अचानक सामने देखकर हंटर्स उतने ही हैरान थे जितने इंडियन कमांडोज उनको देखकर थे। अब तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन हंटर्स का इस तरह मिल जाना प्लान से हटके था। कमांडोज के सामने अब गंभीर चुनौती थी। सरकार के सख्त निर्देश थे कि इंसर्जेंट्स के अलावा किसी निर्दोष को नुकसान ना पहुंचाया जाए, लेकिन अगर इन हंटर्स को छोड़ दिया जाता तो वो भारतीय जवानों की मौजूदगी की खबर फैला सकते थे, जिससे पूरा मिशन फेल हो सकता था। काफी सोच विचार के बाद टीम लीडर ये फैसला करते हैं कि हंटर्स को अपने साथ ही लेकर आगे बढ़ेंगे। हंटर्स डरे हुए थे, लेकिन मजबूरन वो मान गए और कमांडोज के साथ साथ चलने लगे। हंटर्स के साथ चलने से कमांडोज को काफी मदद मिली, क्योंकि ये लोग लोकल्स थे और इनको इलाके की हर पगडंडी और हर छोटे बड़े रास्ते की परफेक्ट जानकारी थी। वो जानते थे कि कहाँ कीचड़ ज्यादा है, कहाँ क्लिफ खतरनाक है, और सबसे जरूरी बात, इंसर्जेंट्स के कैंप्स की सटीक लोकेशन भी उन्हें पता थी। हंटर्स ने डर के मारे कमांडोज को सब कुछ बता दिया था और वो पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे थे। इस अनमोल जानकारी के आधार पर 8 जून की दोपहर तक भारतीय कमांडोज टेररिस्ट कैंप्स के इतने नजदीक पहुंच चुके थे कि अब फासला महज 5 किलोमीटर का रह गया था। हंटर्स अब अपनी जान के डर से आगे नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्हें सुरक्षित जगह पर रोक दिया गया और उन पर निगरानी रखने के लिए कुछ सोल्जर्स को भी उनके साथ छोड़ दिया गया, ताकि वो भागकर उनके प्लान का पर्दाफाश ना कर दे। इसके बाद बाकी के कमांडोज आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और कुछ दूर और चलने के बाद सिर्फ स्काउट टीम को छोड़कर सभी कमांडोज एक जगह पर रुक जाते हैं। अब बस कुछ ही दूरी पर इंसर्जेंट्स के कैंप्स थे, इसलिए कार्रवाई करने से पहले स्काउट टीम को पहले पूरा इलाका जांचना था। इसलिए स्काउट टीम चुपचाप आगे बढ़ती है और थोड़ी दूर पर नाइट विजन से वो देखते हैं कि दूर रिज पर आतंकियों के छोटे बड़े हट्स और शेड्स बने हुए हैं। वहां इंसर्जेंट्स आराम कर रहे थे और कुछ गार्ड्स चौकी पर पहरा दे रहे थे। स्काउट्स वापस लौटते हैं और टीम लीडर को रिपोर्ट देते हैं कि मिशन बेहद कठिन होने वाला है, क्योंकि कैंप्स तक बिना नोटिस हुए पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। यहाँ एक खड़ी चट्टान थी जिसके ऊपर चढ़कर टीम को हमला करना था और वापसी भी उसी रास्ते से ही करनी थी। ट्रॉपिकल जंगल की उमस भरी गर्मी में करीब 2 दिन की कठिन मार्चिंग की थकान के बावजूद कमांडोज इसी चुनौती भरे रास्ते से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, ताकि मिलिटेंट्स की नजरों में आए बिना उन पर धावा बोला जा सके। टीम लीडर ने फाइनल एग्जीक्यूशन के लिए आखिरी समय पर पहले से ही 2 ग्रुप्स में बटी अपनी टीम को 2-2 सब ग्रुप्स में बांट दिया। दोनों ग्रुप्स के एक सब ग्रुप को कैंप के अंदर घुसकर डायरेक्ट असॉल्ट करना था, जबकि दूसरे सब ग्रुप को एक आउटर रिंग बनाना था, ताकि कोई भी इंसर्जेंट बचकर भाग ना पाए। 9 जून की आधी रात तक पूरी टीम खड़ी चट्टान के नीचे तक पहुंच चुकी थी। ये ढलान करीब 600 मीटर सीधी ऊंचाई वाली थी, जहां चढ़ना ही अपने आप में मौत का खेल था। यही वो मोमेंट था जहां से ऑपरेशन का सबसे खतरनाक फेज शुरू होने वाला था। इससे पहले कि वो इंसर्जेंट्स के कैंप्स तक पहुंच पाते, तभी अचानक इंसर्जेंट्स की तरफ से गोलीबारी होने लगती है। कुछ इंसर्जेंट्स गोलियां बरसाते हुए चट्टान के किनारे की तरफ आने लगते हैं। दुश्मन को अपने करीब आता देख कमांडोज पत्थर की तरह खामोश होकर जम गए। कई जवानों के मन में सवाल उठ रहा था कि कहीं उन्हें इंसर्जेंट्स ने देख तो नहीं लिया और कहीं उनका मिशन फेल तो नहीं हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। इंसर्जेंट्स सिर्फ कैंप को सेफगार्ड करने की कोशिश में रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे। रात करीब 2 बजे तक इंसर्जेंट्स ने रूटीन फायरिंग रोक दी और वो रिलैक्स होकर गाने गुनगुनाने लगे और वापस कैंप की तरफ लौट गए। हालांकि इसके बाद भी कमांडोज तुरंत कोई एक्शन नहीं लेते और सही मौके का इंतजार करने लगते हैं।
सुबह 4 बजे उन्हें सही मौका लगता है और वो झुककर रेंगते हुए बिना एक पत्ती तक हिलाए पहाड़ी की चोटी पर अपनी फाइनल असॉल्ट पोजीशंस ले लेते हैं। कमांडोज ने नाइट विजन ग्लासेस से नीचे झांका तो वहां पर उन्हें इंसर्जेंट्स के कैंप साफ नजर आ रहे थे। अब ऑपरेशन अपने सबसे नाजुक और सबसे खतरनाक मोड़ पर था। कमांडोज धीरे धीरे अपने टारगेट्स की ओर बढ़ने लगते हैं। सुबह की पहली किरणें अब जमीन पर पड़ने लगी थी और इस बीच कमांडोज एक कैंप के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। कैंप के अंदर जहां कुछ इंसर्जेंट्स अभी भी गहरी नींद की आगोश में डूबे हुए थे, तो वही कुछ इंसर्जेंट्स सुबह के खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो चारों तरफ से हेविली आर्म्ड इंडियन कमांडो से घिरे हुए हैं। हर कमांडो की पोजीशन इतनी परफेक्ट थी कि वो सीधे अपने टारगेट पर बिना पलक झपकाए फायर कर सकता था। कमांडोज के पास पहले से ही इंटेल थी कि इंसर्जेंट्स दिन में सिर्फ 2 बार खाना खाते हैं। इनका पहला मील सुबह 5 बजे और दूसरा मील दोपहर 3 बजे होता था। इसलिए पहले से ही प्लान का हिस्सा था कि फाइनल असॉल्ट को ठीक उनके पहले मील के समय पर ही एग्जीक्यूट किया जाएगा, ताकि उग्रवादियों को बंदूकें उठाने तक का मौका ना मिले। मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर संजयबम गहरी सांस लेते हैं और हाथ के हल्के इशारे से असॉल्ट टीम को हमला करने का ऑर्डर दे देते हैं। इसके बाद सबसे पहले रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है और रॉकेट्स निशाने की तरफ छोड़ दिए जाते हैं। पलक झपकने से पहले ही कैंप्स के 2 सेंट्री पोस्ट आग का गोला बन जाते हैं और गार्ड ड्यूटी पर तैनात 6 इंसर्जेंट्स मौके पर ही मिट्टी में समा जाते हैं। रॉकेट का धमाका इतना जोरदार था कि पूरी जमीन हिल गई। जैसे ही धमाके की आवाज सुनाई देती है, इंसर्जेंट्स कैंप के अंदर हड़कंप मच जाता है। उग्रवादियों को समझ आ गया कि उन पर हमला हो रहा है, लेकिन इससे पहले कि वो संभल पाते, भारतीय कमांडोज असॉल्ट वेपन से ओपन फायर कर देते हैं। ऑटोमेटिक गन से कैंप्स के ऊपर गोलियों की बौछार होने लगती है और चुन चुन के उग्रवादियों को गोलियों से छलनी किया जाता है। जो इंसर्जेंट्स सो रहे थे वो हमेशा के लिए नींद के आगोश में समा गए। जैसे ही बंदूक की एक मैगजीन खाली होती, उसमें और गोलियां लोड कर दी जाती। ऐसे ही एक एक करके कई मैगजीन्स खाली कर दी गई। मिलिटेंट्स ऐसे फुल स्केल अटैक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वो बौखलाए हुए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन भारतीय कमांडोज की गोलियां उन्हें ढूंढ ही लेती। भारतीय जवानों का हमला इतना क्विक एंड प्रिसाइज था कि देखते ही देखते पहला कैंप पूरी तरह नेस्ता नाबूद हो गया और दर्जनों मिलिटेंट्स ढेर कर दिए। अब भारतीय जवान दूसरे कैंप को भी निशाना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना के जवानों के सामने एक मुसीबत इंतजार कर रही थी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में ये बात कहीं भी मेंशन नहीं थी कि इस दूसरे कैंप के लेआउट में बंकर्स भी मौजूद थे। कैंप के अंदर विद्रोहियों ने आर्मी स्टाइल डीप डग बंकर्स बना रखे थे और वहीं से अब वो ऑटोमेटिक वेपन से रिटर्न फायर शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद कमांडोज बिना हिचके उन पर आगे बढ़ते हुए गोलीबारी करने लगते हैं और देखते ही देखते कई मिलिटेंट्स को मौत के मुंह में भेज देते हैं। भारतीय कमांडोज यहाँ ऐसा कहर बनकर टूटे थे कि चारों तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा था। जमीन जल रही थी, धुआं और आग चारों तरफ फैली हुई थी। कमांडोज ने यह पूरा ऑपरेशन महज 40 मिनट में पूरा किया था और इस दौरान उन्होंने इंसर्जेंट्स के दोनों कैंप्स का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और NSCN के और KYKL के 38 मिलिटेंट्स को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया था। इस तरह 4 जून को शहीद हुए उन 18 जवानों का बदला ले लिया गया था। यह पूरा ऑपरेशन स्विफ्ट, प्रिसाइज और डेडली था और सबसे जरूरी बात यह थी कि इसमें एक भी भारतीय जवान को नुकसान नहीं हुआ। इस बीच बचे हुए इंसर्जेंट्स ने खुद को ऑर्गेनाइज किया और डिफेंसिव पोजीशंस लेकर भारतीय जवानों पर जवाबी फायर करने लगे। चूंकि कमांडोज ने अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर लिया था और उनको हिट एंड रन प्लान के मुताबिक चलना था, इसलिए टीम लीडर ने तुरंत पुल बैक का ऑर्डर दे दिया। कमांडोज ने वेल प्रैक्टिस मैनूवर में रीअसेंबल किया और उसी खड़ी चट्टान वाले रास्ते से वापस उतरना शुरू कर दिया। अब भारतीय जवानों को सेफली भारतीय सीमा में वापस दाखिल होना था, लेकिन जितना मुश्किल दुश्मन के घर में घुसना था, उतना ही मुश्किल वहां से निकलना भी था। ट्रॉपिकल जंगल में उमस और गर्मी तो पहले से ही दम घोट रही थी, ऊपर से अब इंसर्जेंट्स भी उन पर हमला कर सकते थे। इसके अलावा जंगल में जगह जगह IED का जाल बिछा हुआ था और लौटते समय एक भी गलत कदम पूरे मिशन की कामयाबी पर पानी फेर सकता था। कमांडोज की थकान भी चरम पर थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो रुके नहीं और कई घंटों तक लगातार चलते हुए वो इंडिया म्यांमार बॉर्डर पर पहुंच गए। भारतीय सीमा तक पहुंचते ही कमांडर ने अपना रेडियो चालू कर लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत को ऑपरेशन ओवर
होने की जानकारी दी। कुछ कमांडोज ने जिन हंटर्स को अभी तक पकड़ कर रखा था उन्हें भी बॉर्डर पार करने से पहले रिहा कर दिया गया। इस दौरान इंडियन एयरफोर्स के कुछ MI-17 हेलीकॉप्टर्स भारतीय सीमा पर स्टैंड बाय पर खड़े थे ताकि कुछ भी गलत होने पर कमांडोज को तुरंत इवैक्यूएट किया जा सके। लेकिन ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा था, इसलिए भारत के जाबाज कमांडोज भारतीय सीमा में घुसने के बाद स्टैंड बाय पर खड़े उन्हीं हेलीकॉप्टर्स में सवार हुए और अपने हेडक्वार्टर्स तक पहुंच गए। ऑपरेशन के पूरा होने के बाद भारत सरकार की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर कहा गया कि बीती रात इंडो म्यांमार बॉर्डर के पास NSCN के इंसर्जेंट्स के कैंप्स पर हमला किया गया, जिसमें उनके 2 कैंप्स पूरी तरह से तबाह कर दिए गए। जैसे ही सर्जिकल स्ट्राइक की खबर सामने आई, दुनिया भर के अखबारों और न्यूज चैनल्स में इसको लेकर चर्चाएं होने लगी। दुनिया ने देखा कि उग्रवाद के खिलाफ भारत कैसे सीमा पार जाकर एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है। इसी के साथ इंडियन आर्मी ने भी ये डिक्लेयर किया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर पीस स्टैब्लिश करने के लिए हमें सीमा भी पार करनी पड़ी तो हम हिचकिचाएंगे नहीं और उग्रवादियों को ऐसा ही मुंह तोड़ जवाब देंगे। हालांकि म्यांमार सरकार ने इस तरह की किसी भी सर्जिकल स्ट्राइक से इनकार कर दिया और कहा कि इंडियन फोर्सेस उनकी जमीन पर नहीं घुसी, बल्कि ये कार्रवाई बॉर्डर पर या इंडियन साइड हुई है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि भारत म्यांमार के साथ रिश्ते खराब करने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए NSA और MEA ने म्यांमार सरकार को इस ऑपरेशन के बारे में पहले ही बता दिया था। लेकिन म्यांमार सरकार खुले तौर पर इस ऑपरेशन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने ऐसे किसी सर्जिकल स्ट्राइक के होने से इनकार कर दिया। भारत के इस ऑपरेशन से NSCN के भी बौखलाया हुआ था और जब उसने देखा कि म्यांमार सरकार इस सर्जिकल स्ट्राइक के होने की बात को नकार रही है तो वो भी खुद को लगी ये चोट दुनिया से छुपाने के लिए इस सर्जिकल स्ट्राइक को फेक बताने लगा। लेकिन ये ऑपरेशन इंडिया के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। यही वो सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसने आगे चलकर 2016 में POK में हुई उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक्स और 2025 में ऑपरेशन सिंदूर की बुनियाद रखी। इस मिशन की कामयाबी और इसमें दिखाई गई बहादुरी के लिए पैरा SF की यूनिट को 7 बड़े सैन्य सम्मान मिले, जिसमें 1 कीर्ति चक्र, 1 शौर्य चक्र और 5 सेना मेडल्स शामिल थे। इस दौरान मिशन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल नेक्टर संजयनबाम को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन हॉट परसूट के कुछ महीनों बाद नवंबर 2015 में NSCN-K को ऑफिशियली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया। हालांकि भारत सरकार ने NSCN-IM को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं किया। 2017 में SS खापलांग की मौत के बाद NSCN-K खात्मे की तरफ बढ़ने लगा और अब सबसे मेन NSCN-IM ही है। NSCN-IM की भी डिमांड्स नागाज के लिए एक अलग ग्रेटर नागालिम की ही है, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज लगातार नेगोशिएशंस के जरिए NSCN-IM को आर्म्ड स्ट्रगल छोड़कर पॉलिटिकल सेटलमेंट की ओर लाने की कोशिश कर रही है, ताकि बिना देश की सीमाओं से कोई समझौता किए नॉर्थ ईस्ट में परमानेंट पीस लाई जा सके। अगर आपको ऑपरेशन हॉट परसूट की ये कहानी इंपैक्टफुल लगी तो आपको हमारी उरी सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक वाली वीडियोस भी जरूर देखनी चाहिए। इन दोनों ऑपरेशंस ने दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया आतंकवाद का जवाब सिर्फ शब्दों से नहीं, एक्शन से देता है। दोनों ही वीडियोस के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।